13 मई 2018 की सुबह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव रामपुर में भोर से पहले की शांति एक दर्दनाक और भयावह चीख से टूट गई। ये दर्द भरी आवाज 35 वर्षीय रमेश कुमार और उसकी 32 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के साधारण से एक मंजिला घर से आ रही थी। आस पड़ोस के लोग इस असामान्य चीख से जाग गए और स्थिति देखने के लिए तुरंत दौड़कर आए। जब वे वहां पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने था। रमेश कुमार बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा था। अपने दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए बिलख बिलख कर रो रहा था। बिस्तर पर सुनीता देवी निश्चल पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और शरीर ठंडा हो गया था। रमेश ने घबराहट में लड़खड़ाती आवाज में वहां मौजूद लोगों को बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसने बताया कि पिछली रात बहुत गर्मी होने के कारण सुनीता बहुत गहरी नींद में सो रही थी और दुर्भाग्य से एक जहरीला सांप, शायद करैत, घर में घुस आया और उसके टखने पर डस लिया, जिसका उसे पता भी नहीं चला। आज सुबह जब वो उठा और अपनी पत्नी को जगाने लगा तो उसे इस दर्दनाक घटना का पता चला। रमेश की ये कहानी ग्रामीण परिवेश के हिसाब से उचित लग रही थी, जहां जहरीले सांप मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। पड़ोसियों ने पास जाकर जांच की। सुनीता के दाहिने टखने पर उन्होंने 2 छोटे दांतों के निशान देखे जो काफी स्पष्ट थे और आसपास की त्वचा नीली पड़ गई थी और थोड़ी सूज गई थी, जो बिल्कुल सांप के काटने जैसा लग रहा था। बिस्तर के नीचे सावधानी से खोजने पर उन्हें एक मरे हुए करैत का शव भी मिला, जिसके शरीर पर काले और सफेद धारियां थीं और उसका सिर कुचला हुआ था। इस स्थिति ने एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की कहानी को और भी पुख्ता कर दिया। ये खबर जल्दी ही रामपुर पुलिस चौकी तक पहुंच गई। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रमेश कुमार और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। बयानों का भौतिक सबूतों, काटने के निशान और सांप के शव से मिलान करने पर पुलिस अधिकारियों ने भी शुरू में ये माना कि ये एक जहरीले सांप के काटने से हुई दुर्घटना की संभावना है, जिसमें अपराध का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। चूंकि रमेश कुमार ने पति के रूप में पोस्टमार्टम का अनुरोध नहीं किया और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना चाहता था, इसलिए पुलिस ने घटना का रिकॉर्ड दर्ज किया और परिवार को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। सुनीता की अचानक मौत की दुखद खबर जल्द ही उसके मायके वालों तक पहुंच गई, जो पास के ही एक गांव में रहते थे। 40 वर्षीय सुरेश वर्मा, पीड़िता का इकलौता भाई, ये खबर सुनकर सन्न रह गया। वो अपनी पत्नी और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ तुरंत अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। अपनी बहन को निश्चल पड़े देखकर और जहरीले सांप की कहानी सुनकर सुरेश दुख से टूट गया। उसने अपने दुख को दबाने की कोशिश की और अपने जीजा के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। सुनीता देवी का अंतिम संस्कार दुख और शोक के माहौल में जल्दबाजी में तैयार किया गया। रमेश कुमार बेहद टूटा हुआ लग रहा था। लगातार ताबूत के पास बैठकर रोता रहा। पति पत्नी के प्यार की बातें करता रहा, जिससे हर कोई दुखी और सहानुभूति महसूस कर रहा था। हालांकि उस दुख भरे माहौल के बीच सुरेश वर्मा अपनी दिवंगत बहन के प्रति गहरे प्यार और संवेदनशीलता के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करने लगा। उसने चुपचाप अपने जीजा रमेश कुमार को देखा। ये सच था कि रमेश बहुत रो रहा था, बहुत दर्द में दिख रहा था, लेकिन कभी कभी जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता तो सुरेश ने रमेश की आंखों को शून्य में घूरते हुए देखा, जिसमें असली दर्द की कमी थी। रमेश का रोना बहुत दर्दनाक लग रहा था, लेकिन ये एक नाटक जैसा ज्यादा लग रहा था, न कि किसी अपने को खोने के गहरे दुख का स्वाभाविक इजहार। ये सूक्ष्म बनावट हालांकि पहचानना मुश्किल था, लेकिन उस भाई की अंतरात्मा से नहीं छिप सका, जो गहरे दुख में था, और एक बेचैन करने वाला संदेह उसके दिल में पनपने लगा। क्या उसकी बहन की मौत वाकई एक साधारण दुर्घटना थी, जैसा कि घटना स्थल से लग रहा था? सुनीता देवी का अंतिम संस्कार रामपुर गांव में छाए दुख के माहौल में हुआ। रमेश कुमार और सुनीता का साधारण सा घर, जहां कल तक हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, अब शोक मनाने वालों से भरा था।
अगरबत्ती का धुआं और मातम का संगीत लगातार बज रहा था। उस अभागी महिला का शव बीच के कमरे में एक साधारण ताबूत में रखा गया था, जो एक सफेद कफन से ढका हुआ था। कांच के माध्यम से उसका चेहरा अजीब तरह से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके टखने पर बचा हुआ हल्का नीला निशान उसकी अचानक मौत के दुखद कारण की एक मूक याद दिला रहा था। दोनों तरफ के रिश्तेदार और पड़ोसी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। हर कोई एक नेक महिला की इतनी जल्दी मौत पर हैरान और दुखी था, जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में थी। एक जहरीले करईत सांप की कहानी, जो न जाने कहां से घर में घुस आया और सोते समय एक व्यक्ति को डसकर मार डाला, तेजी से फैल गई, जो डर और सहानुभूति से भरी चर्चा का विषय बन गई। रमेश कुमार, जिसकी पत्नी अभी अभी गुजरी थी, अभी भी एक टूटे हुए और दुखी पति की भूमिका निभा रहा था। वो लगभग हर समय अपनी पत्नी के ताबूत के पास ही रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुई और लाल थीं, और दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। कभी कभी रमेश ताबूत पर अपना सिर रखकर रोता, उसके कंधे हिचकियों के साथ कांपते, और वो लगातार अपनी पत्नी का नाम पुकारता। वो अपनी बीती खुशियों की यादें, अपने मजबूत वैवाहिक रिश्ते और अपने 5 साल के छोटे बेटे के अकेले भविष्य के बारे में बातें करता, जिसने अचानक अपनी प्यारी मां को खो दिया था। उस दुखद नाटक को रमेश ने इतनी शिद्दत और सच्चाई से निभाया कि रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक सभी देखने वाले द्रवित हो गए और उस अभागे आदमी की दुखद स्थिति पर आंसू बहाए। सारी सहानुभूति और संवेदना रमेश की ओर थी। किसी को भी किसी और बात का जरा भी शक नहीं हुआ। हालांकि उस दुख और शोक के माहौल के बीच सुरेश वर्मा, पीड़िता का सगा भाई, पूरी तरह से उस साझा दुख में शामिल नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसका दिल अपनी इकलौती बहन को खोने के दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी लगातार देख और विश्लेषण कर रहा था। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें दुख से भरी थीं, लेकिन वे उसके जीजा पर से नहीं हटीं। और जैसे जैसे वो उसे देखता गया, सुबह से पनपा उसका अस्पष्ट संदेह और भी बढ़ता गया, जो एक अकथनीय बेचैनी में बदल गया। उसने रमेश के द्वारा दिखाए जा रहे दुख में एक विरोधाभास महसूस किया। ये सच था कि रमेश बहुत रो रहा था। उसका रोना बहुत दर्दनाक और व्याकुल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सूखी थीं। सुरेश ने कई बार ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उसने उन सूजी हुई लाल आंखों से एक भी आंसू निकलते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि आंखों की लाली या तो लंबे समय तक न सोने के कारण थी, या फिर रमेश जानबूझकर अपनी आंखें मलता रहा था ताकि वो दुखी दिखे। कभी कभी जब ऐसा लगता था कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जब रमेश ताबूत के पास चुपचाप अकेला बैठा होता और रो नहीं रहा होता, तो सुरेश ने अपने जीजा की आंखों में एक खाली, दूर की और यहां तक कि कुछ हद तक ठंडी नजर देखी। एक ऐसी नजर जो एक ऐसे पति की मनस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी, जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को खोने का गहरा सदमा झेला हो। जब सुरेश ने रमेश के अपनी पत्नी को पुकारने की चीखों को ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो उनमें भी दिल की गहराइयों से निकला असली दर्द नहीं था। ये एक ऐसे नाटक जैसा लग रहा था जिसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा हो। ये दुख को महसूस करने के बजाय उसे बाहर दिखाने की एक कोशिश ज्यादा लग रही थी। ये बनावट हालांकि बहुत सूक्ष्म थी और व्याकुलता भरे कार्यों के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन उस भाई की तेज अंतरात्मा से नहीं बच सकी, जो अपनी बहन को खोने का गहरा दर्द और एक अनाम संदेह महसूस कर रहा था। सुरेश का शक सिर्फ उसके जीजा के अजीब व्यवहार तक ही सीमित नहीं था। ये एक और किरदार की मौजूदगी और अजीब हरकतों से और भी पुख्ता हो गया, जो अंतिम संस्कार में मौजूद थीं और असामान्य रूप से सक्रिय दिख रही थीं। वो थीं 28 वर्षीय पूजा शर्मा, रमेश की दूर की चचेरी बहन। पूजा एक युवा विधवा थी, जिसके पति की कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और वो अब उसी जिले के एक दूसरे गांव में अकेले अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। स्थानीय स्तर पर पूजा एक सुंदर, बातूनी महिला के रूप में जानी जाती थी।
लेकिन पति के मृत्यु के बाद उसके जटिल प्रेम संबंधों के बारे में भी कई अफवाहें थीं। जिस बात ने सुरेश को सबसे ज्यादा असहज और हैरान किया वो ये थी कि जब वो और उसका परिवार सुबह सुबह अपने गांव से भागे भागे आए थे तो पूजा न जाने कब से वहां मौजूद थी, जबकि वो सिर्फ रमेश की दूर की चचेरी बहन थी। पीड़िता की तरफ से कोई सीधी रिश्तेदार नहीं थी और पूजा का रवैया किसी सामान्य रिश्तेदार जैसा नहीं था जो सिर्फ दुख और संवेदना व्यक्त करने आया हो। इसके विपरीत पूजा बेहद फुर्तीली और कुशल लग रही थी। यहां तक कि परिवार के करीबी सदस्यों की भूमिका पर भी हावी हो रही थी। वो अंतिम संस्कार के हर काम में बहुत ज्यादा उत्साह से भाग रही थी। पूजा की वेदी की व्यवस्था करने, अगरबत्ती जलाने, मेहमानों के लिए पानी और नाश्ते की तैयारी करने से लेकर लोगों को ये और वो काम करने का निर्देश देने तक। वो ऐसे काम कर रही थी जैसे ये उसके अपने परिवार का काम हो, न कि वो सिर्फ मदद करने आई हो। अगर ये उत्साह सिर्फ सामान्य मदद तक सीमित होता तो इसमें कुछ भी कहने लायक नहीं होता। लेकिन जिस बात ने सुरेश को वास्तव में संदेहास्पद और बेहद असहज महसूस कराया, वो पूजा के रमेश के प्रति अत्यधिक घनिष्ठ और अनुचित हाव भाव और नजरें थीं, जिसका पति अभी अभी गुजरा था। अंतिम संस्कार के दुखद और शोकपूर्ण माहौल के बीच सुरेश ने अपनी चुपचाप अवलोकन करने वाली आंखों से कई बार पूजा को रमेश के प्रति जरूरत से ज्यादा करीबी और स्नेहपूर्ण हरकतें करते हुए पकड़ा। वो अक्सर रमेश के करीब खड़े होने की कोशिश करती, कभी कभी उसके पीठ पर धीरे से हाथ फेरती, जैसे कि ये एक गुप्त सांत्वना का इशारा हो, या रमेश के कान में कुछ फुसफुसाती। बहुत ही निजी अंदाज में पूजा की रमेश को देखने वाली नजर सिर्फ एक चचेरी बहन की अपने भाई के दुख के प्रति सहानुभूति और संवेदना नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा लगाव और अपनापन था जो उस दुखद परिस्थिति और दूर के रिश्ते के लिए पूरी तरह से अनुचित था। एक बार तो जब रमेश ताबूत के पास गुमसुम बैठा था, सुरेश ने पूजा को पास से गुजरते हुए रमेश के हाथ को धीरे से छूते हुए भी देखा। ये एक बहुत ही तेज स्पर्श था, लेकिन प्रोत्साहन और छिपे हुए अर्थ से भरा हुआ था। ये इशारे हालांकि बहुत तेजी से और गुप्त रूप से हुए, लेकिन सुरेश वर्मा की संदेहपूर्ण नजरों से नहीं बच सके। उसे अचानक वे अस्पष्ट अफवाहें याद आ गईं जो उसने पहले रमेश के गांव के परिचितों से सुनी थीं, कि रमेश और उसकी विधवा चचेरी बहन पूजा शर्मा के बीच पूजा के पति की मृत्यु के बाद से दोस्ती से बढ़कर कुछ था। उस समय उसने इसे सिर्फ दुर्भावनापूर्ण अफवाहें मानकर खारिज कर दिया था, क्योंकि रमेश हमेशा अपनी पत्नी और बच्चे से प्यार करने वाला पति लगता था। लेकिन अब इस दुखद और संदिग्ध संदर्भ में रमेश और पूजा के बीच की असामान्य घनिष्ठता बेहद संदिग्ध लग रही थी, जैसे कि शोक की तस्वीर में एक गलत टुकड़ा हो। क्या इस गुप्त संबंध और उसकी बहन की अचानक और रहस्यमयी मौत के बीच कोई संबंध था? एक भाई की अंतरात्मा ने सुरेश वर्मा को बताया कि इस स्पष्ट दिखने वाली मौत के पीछे कुछ बहुत ही गलत और अंधकारमय था। सोते समय जहरीले करैत के काटने से मौत की कहानी हालांकि घटनास्थल पर मौजूद भौतिक सबूतों के साथ मेल खाती थी, लेकिन उसके जीजा रमेश कुमार का अविश्वसनीय रूप से बनावटी रवैया और उसकी चचेरी बहन पूजा शर्मा की संदिग्ध और असामयिक घनिष्ठता ने उसे ये स्वीकार नहीं करने दिया कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। एक गहरी बेचैनी, एक अस्पष्ट लेकिन लगातार बढ़ता संदेह उस भाई के मन में घर कर गया। उसे लगा कि उस पर एक भारी जिम्मेदारी है कि उसे हर कीमत पर सच्चाई का पता लगाना है, अपनी अभागी बहन की अन्यायपूर्ण मौत के पीछे की सच्चाई को खोजना है। लेकिन वो कहां से शुरू करे? पुलिस चौकी ने घटनास्थल की जांच की थी और इसे एक दुर्घटना निष्कर्ष निकाला था। रमेश का बयान, हालांकि उसकी आंखों में बनावटी लग रहा था, पूरी तरह से तार्किक था और काटने के निशान और सांप के शव जैसे भौतिक सबूतों से मेल खाता था। उसके पास उस निष्कर्ष का खंडन करने या फिर से जांच की मांग करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था,
इस दुखद समय में अपने ही जीजा और उसकी चचेरी बहन पर शक करना एक बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल काम था। यहां तक कि उसे बहुत ज्यादा दुख के कारण पागल भी समझा जा सकता था। सुरेश चुपचाप घर के पीछे छोटे से आंगन में टहलने लगा, जहां कम लोग आते जाते थे। अपने भ्रमित विचारों और बढ़ते संदेहों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। उसने रमेश द्वारा बताई गई कहानी के हर छोटे से छोटे विवरण को याद करने की कोशिश की। किसी खामी या अतार्किक बिंदु को खोजने की कोशिश की। उसने कराइत सांप के बारे में सोचा। ये सांप मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है, लेकिन वे आमतौर पर काफी शर्मीले होते हैं, इंसानों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं और जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो वे शायद ही कभी हमला करते हैं। उसका अचानक घर में घुसना, बिस्तर पर चढ़ना और गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति को काटना थोड़ा अजीब लग रहा था, हालांकि ये असंभव नहीं था। फिर रमेश का घटना का पता चलने के तुरंत बाद इतनी जल्दी और आसानी से सांप को ढूंढकर मार देना भी उसे थोड़ा अविश्वसनीय लगा। उसने अपनी यादों को खंगालने की कोशिश की। जब वो पहले अपनी बहन और जीजा से मिलने आया था, उसे याद आया कि रमेश और सुनीता का एक बहुत ही प्यारा और होशियार छोटा बेटा था, राहुल, जो अब 5 साल का था। क्या वो बच्चा घटना की रात घर पर था? अगर हां, तो क्या उसने कुछ असामान्य देखा या सुना था? उस उम्र के बच्चे अक्सर बहुत भोले होते हैं, झूठ बोलना नहीं जानते और कभी-कभी वे सबसे भरोसेमंद गवाह होते हैं। ये विचार एक धुंधली आशा की किरण की तरह चमका। सुरेश जानता था कि एक 5 साल के बच्चे से, जिसने अभी-अभी अपनी मां को खोने का गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा झेला हो, उस घातक रात के बारे में पूछना एक बहुत ही कठिन, संवेदनशील काम था और इसके लिए अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता थी। बच्चा सच बताने के लिए बहुत डरा हुआ हो सकता है या उसकी कच्ची याददाश्त में फेरबदल हो सकता है, जो उसके पिता जैसे बड़ों द्वारा बाद में बताई गई या समझाई गई बातों से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में, जब सभी दरवाजे बंद लग रहे थे, छोटा राहुल उसकी एकमात्र उम्मीद बन गया था, जिससे उसे उस बनावटी शोक के पर्दे के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक छोटा सा सुराग मिल सकता था। उसने फैसला किया कि उसे अपने भतीजे से संपर्क करने और उससे यथासंभव चतुराई से बात करने का कोई तरीका खोजना होगा। सुनीता देवी का अंतिम संस्कार भारी शोकपूर्ण माहौल में जारी रहा। प्रार्थनाओं की धीमी आवाज गूंज रही थी, जो रिश्तेदारों के लगातार रोने और पड़ोसियों के सांत्वना के शब्दों में मिल रही थी। रमेश कुमार अभी भी एक दुखी, टूटे हुए पति की भूमिका पूरी तरह से निभा रहा था और पूजा शर्मा, रमेश की दूर की चचेरी बहन, अभी भी एक दुखी लेकिन कुशल चेहरे के साथ हर काम में लगी हुई थी। सब कुछ एक सामान्य अंतिम संस्कार के क्रम के अनुसार चल रहा था, जो नीचे सुलग रहे संदेहों और भयानक सच्चाई को छिपा रहा था। सुरेश वर्मा, पीड़िता का भाई, बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बेचैन था। अपनी बहन की मौत के बारे में अशुभ भावना, जीजा के बनावटी रवैये और पूजा शर्मा की संदिग्ध घनिष्ठता के साथ मिलकर उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। वो जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। सारी धुंधली उम्मीदें अब उसके 5 साल के भतीजे छोटे राहुल पर टिकी थीं, जो उस घातक रात घर में मौजूद एकमात्र गवाह था। उसने एक उपयुक्त अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वो बच्चे को और डराना या दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। देर शाम तक, जब मेहमान कम हो गए थे और रमेश कुमार और पूजा शर्मा रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थे, सुरेश को अपना भतीजा मिला। राहुल घर के पीछे के आंगन के एक कोने में अकेला बैठा था, जहां कम लोग आते जाते थे। बच्चा एक पुराने सुपर हीरो रोबोट को कसकर पकड़े हुए था, जो शायद उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। उसकी बड़ी भोली आंखें एक अकथनीय दुख से भरी थीं, जो दूर के घने बगीचे को देख रही थीं। एक 5 साल के बच्चे को इतनी कम उम्र में अपनी मां को खोने का इतना बड़ा दर्द सुरेश के दिल को कचोट गया। सच्चाई का पता लगाने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ा, बच्चे के बगल में बैठ गया और यथासंभव
कोमल चेहरा बनाने की कोशिश की। उसने उस रात के बारे में तुरंत नहीं पूछा। वो बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, धीरे से बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहलाया। फिर उसने बेतरतीब सवाल पूछना शुरू किया। सुपर हीरो रोबोट के बारे में पूछा कि क्या किंडरगार्टन में मजा आता है। भारी माहौल को तोड़ने, विश्वास और निकटता बनाने की कोशिश की। राहुल शुरू में काफी शर्मीला था, बस एक एक शब्द में जवाब दे रहा था। उसकी आंखें अभी भी रोबोट से नहीं हटी थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके चाचा से निकलने वाली गर्मजोशी, धैर्य और सच्चे प्यार ने बच्चे को थोड़ा और खोल दिया। उसने उसे अपनी कक्षा के दोस्तों के बारे में, अपने पसंदीदा खेलों के बारे में बताना शुरू कर दिया। काफी देर बात करने के बाद जब उसे लगा कि बच्चे का डर कम हो गया है और वो उस पर ज्यादा भरोसा करने लगा है, सुरेश ने चतुराई से बातचीत का रुख मोड़ दिया। उसने बच्चे से पूछा, अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य और कोमल रखने की कोशिश करते हुए, कि जिस रात मां सुनीता सोई थी, क्या मां ने कुछ खास खाया पिया था? क्या रात में कोई घर आया था? राहुल ने अपनी साफ, संदेह रहित आंखें उठाकर चाचा सुरेश को देखा और छोटे से सिर को हाँ में हिलाया। बच्चे ने अपनी कच्ची लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत याददाश्त के साथ उस घातक रात में जो कुछ देखा और सुना था, उसे बताना शुरू कर दिया। एक बच्चे के कहने के तरीके में एक टूटी फूटी, अधूरी कहानी, लेकिन जिसमें एक भयानक सच्चाई छिपी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसकी सुरेश वर्मा ने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। बच्चे ने बताया कि उस शाम रात का खाना खाने के बाद वो लिविंग रूम में कार्टून देख रहा था। जब उसने पापा रमेश को रसोई में जाकर मां सुनीता के लिए एक गिलास संतरे का जूस बनाते देखा। मां सुनीता ने पापा से पूछा कि ये कैसा संतरे का जूस है जो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो पापा रमेश ने कहा कि ये ताकत की दवा है, जिससे मां को अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मां आजकल नींद न आने की शिकायत कर रही थी। मां सुनीता ने वो पूरा ग्लास जूस पी लिया और कहा कि ये स्वादिष्ट है। ताकत की दवा और अच्छी नींद की बात सुनकर जो संतरे के जूस में मिलाई गई थी, सुरेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। एक बहुत ही बुरी आशंका उसके मन में जोर से उठने लगी। उसने अपनी आवाज में घबराहट और कांत को दबाने की कोशिश की और पूछा कि उस जूस को पीने के बाद मां सुनीता का क्या हुआ। राहुल ने मासूमियत से बताया, मां सुनीता ने जूस पीने के बाद कई बार जम्हाई ली। फिर कहा कि उसे बहुत नींद आ रही है और वो जल्दी सोने चली गई। मां बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इतनी गहरी कि उसने कई बार आवाज दी, लेकिन मां ने हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया। फिर बच्चे ने सबसे महत्वपूर्ण विवरण बताया। मां सुनीता के गहरी नींद में सो जाने के कुछ देर बाद पूजा आंटी, पूजा शर्मा, घर आईं। पूजा आंटी पीछे के दरवाजे से आई और अपने साथ एक काले कपड़े का थैला लाई जो काफी बड़ा और भारी लग रहा था। पूजा आंटी ने लिविंग रूम में पापा रमेश से कुछ देर धीमी आवाज में बात की। फिर पापा रमेश और पूजा आंटी दोनों उस कमरे में चले गए जहां मां सुनीता सो रही थी। पापा रमेश ने उसे भी कहा कि वो बाहर रहकर टीवी देखे और अंदर आकर मां की नींद में खलल न डाले। सुरेश की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पूजा आधी रात को क्यों आई जब सुनीता सो चुकी थी? वो एक रहस्यमयी काला थैला क्यों लाई थी? और वे दोनों सुनीता के बेडरूम में क्यों गए और बच्चे को अंदर आने से मना क्यों किया? सुरेश ने शांत रहने की कोशिश की और भतीजे से पूछा कि जब पापा रमेश और पूजा आंटी मां सुनीता के कमरे में थे तो क्या उसने कोई अजीब आवाज सुनी? बच्चे ने मासूमियत से बताया कि उसने कोई जोर की बात नहीं सुनी, बस मां सुनीता के कुछ बार खांसने की हल्की सी आवाज सुनी जो बहुत कमजोर लग रही थी, और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उसने पूजा आंटी को पापा रमेश से बहुत धीमी आवाज में कहते सुना। शायद ये कह रही थी कि काम हो गया या कुछ ऐसा ही। फिर उसने बिस्तर के नीचे से कुछ थप थप की धीमी आवाज सुनी। उसके कुछ ही देर बाद पूजा आंटी बाहर आई, उसे अलविदा कहा और पीछे के दरवाजे से चली गई। और फिर राहुल ने आखिरी विवरण बताया, सबसे भयानक विवरण, जिसने उस क्रूर और चालाक नाटक का पर्दाफाश कर दिया।
बच्चे ने कहा कि जब पूजा आंटी जा रही थी तो उसके पास वो काला कपड़े का थैला नहीं था जो वो लाई थी, लेकिन उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि पूजा आंटी के हाथ में एक खिलौना सांप था। उसने उस सांप का वर्णन किया जिसकी काली और सफेद धारियां थीं, बिल्कुल उस करैत सांप की तरह जिसे पिछले दिन पड़ोसी ने बगीचे में मारा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन पूजा आंटी के हाथ में जो खिलौना सांप था उसका सिर हिल रहा था। 5 साल के बच्चे की कहानी, हालांकि भोली, टूटी फूटी और शायद कल्पना और वास्तविकता के बीच मिली जुली थी, जिसमें हिलते हुए खिलौने सांप का विवरण था। लेकिन सुरेश वर्मा के लिए इसने एक बहुत ही स्पष्ट और भयानक तस्वीर पेश की, एक ऐसी हत्या की साजिश जो इससे ज्यादा घिनौनी नहीं हो सकती थी। कोई शक नहीं था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित हत्या थी, एक क्रूर साजिश जिसे उसके अपने पति और उसकी करीबी चचेरी बहन ने अंजाम दिया था। रमेश कुमार ने जानबूझकर अपनी पत्नी को नींद की गोलियों की भारी खुराक दी थी ताकि वो गहरी बेहोशी में चली जाए। फिर पूजा शर्मा एक जहरीला करैत सांप घर लाई थी और दोनों ने उस अंधेरे बेडरूम में, जब पीड़िता विरोध करने या कुछ भी समझने में असमर्थ थी, उसी जहरीले सांप का इस्तेमाल करके सुनीता के पैर में कटवाया। उन्होंने सोते समय सांप के काटने से हुई एक दर्दनाक दुर्घटना का एक आदर्श नकली घटना स्थल बनाया। बाद में सांप को मारना उस क्रूर नाटक को और पुख्ता करने का आखिरी कदम था। सुरेश वर्मा घर के पीछे ठंडी जमीन पर सुन्न होकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि अत्यधिक क्रोध और घृणा से। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान जिन्हें वो कभी अपना मानता था, उसकी अपनी बहन के साथ इतना क्रूर अमानवीय कृत्य कर सकते हैं। उसने अपने प्यारे भोले मासूम भतीजे को देखा जो उसके बगल में बैठा था। वो अनजाने में अपने ही पिता और उस चाची के भयानक अपराध का एकमात्र गवाह बन गया था जिसे वो अभी भी प्यार करता था। अपनी बहन को खोने का दर्द अब अत्यधिक क्रोध के साथ मिल गया था जो उसके दिल में जोरों से जल रहा था। वो जानता था कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वो अपनी बहन को इस तरह अन्यायपूर्ण तरीके से मरने नहीं दे सकता था। वो उन 2 खून के प्यासे अपराधियों को कानून के बाहर आजाद घूमने और सबके सामने दुख का झूठा नाटक करने नहीं दे सकता था। उसे इस क्रूर सच्चाई को सबके सामने लाना था। उसे अपनी अभागी बहन के लिए न्याय मांगना था। ठीक उसी समय सामने के घर से मातम का संगीत और तेज हो गया। लोगों की एक दूसरे को बुलाने की आवाजें तैयारी का संकेत दे रही थीं। अंतिम यात्रा का समय हो गया था। परिवार के मजबूत आदमी ताबूत के पास आने लगे थे, उसे अपने कंधों पर उठाने की तैयारी कर रहे थे। सुनीता को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाने की यात्रा शुरू करने के लिए। सुरेश वर्मा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, गुस्से से भरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बींच लीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वो जानता था कि ये आखिरी मौका था, ये निर्णायक क्षण था। वो एक पल भी देरी नहीं कर सकता था। अगर ताबूत को दफनाने के लिए ले जाया गया तो उसकी बहन के शरीर में नींद की गोलियों का सबसे महत्वपूर्ण सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसे अभी कार्रवाई करनी थी, भले ही उस कार्रवाई से अराजकता और तीव्र विरोध हो। उसने एक गहरी सांस ली, सारी हिम्मत और दृढ़ संकल्प जुटाया और सामने के घर की ओर तेजी से भागा जहां मातम के संगीत के बीच ताबूत को उठाया जाने वाला था। वो इस अंतिम संस्कार को हर कीमत पर रोकेगा। ठीक उसी क्षण जब सुनीता देवी के शव वाले ताबूत को परिवार के पुरुष अंतिम यात्रा के लिए अपने कंधों पर उठाने वाले थे, एक चीख जो गुस्से से भरी थी गूंज उठी, जिसने गंभीर और दुखद अंतिम संस्कार के माहौल को भंग कर दिया। सुरेश वर्मा, पीड़िता का सगा भाई, भीड़ के पीछे से ऐसी गति से आगे बढ़ा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में नफरत की लपटें थीं। उसने अपनी बाहें फैलाकर ताबूत के सामने रास्ता रोक दिया और दृढ़ता से किसी को भी उसे हिलाने से रोक दिया। रुको, सब लोग रुको! सुरेश जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज भावनाओं और गुस्से से भर गई थी।
किसी को भी मेरी बहन को कहीं ले जाने की इजाजत नहीं है। मेरी बहन की मौत अन्यायपूर्ण है। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। सुरेश के इस अचानक और दृढ़ कार्य ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध और हैरान कर दिया। बजता हुआ मातम का संगीत अचानक बंद हो गया। रोना भी रुक गया। सभी की निगाहें सुरेश पर टिक गईं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। भीड़ में अराजकता और फुसफुसाहट तेजी से फैलने लगी। रमेश कुमार और पूजा शर्मा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से थे और उनकी प्रतिक्रिया में आश्चर्य, घबराहट और छिपा न सकने वाला डर साफ झलक रहा था। रमेश के चेहरे से दुख का झूठा नकाब तुरंत उतर गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, अपने साले का हाथ खींचकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। सुरेश भाई, ये क्या कर रहे हो? रमेश हकलाया। उसकी आवाज शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांप रही थी। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम नशे में हो क्या जो इस तरह हंगामा कर रही हो? उसे शांति से जाने दो। शांति से जाने दूं? सुरेश ने रमेश का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज नफरत से भर गई। उसकी आंखें सीधे अपने जीजा और उसके बगल में खड़ी उसकी चचेरी बहन के चेहरे पर टिकी थीं। मुझे पूछना चाहिए कि तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो? मेरी बहन की आंखें बंद नहीं हुई। उसकी मौत अन्यायपूर्ण और दर्दनाक थी। तुम लोग कब तक ये नाटक करते रहोगे? कब तक सच्चाई को दफनाने की कोशिश करोगे? सुरेश के इन तीखे और रहस्यमयी शब्दों ने उस अंतिम संस्कार में, जो पहले से ही दुख में डूबा हुआ था, एक बम की तरह विस्फोट कर दिया। लोग और जोर से फुसफुसाने लगे। अन्यायपूर्ण मौत, क्या सच्चाई? उन्होंने रमेश और पूजा को संदेह भरी नजरों से देखा। पूजा शर्मा ने स्थिति को बिगड़ते देख तुरंत विरोध किया। उसकी आवाज तीखी और गुस्से से भरी थी और वो निर्दोष दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि सुरेश भाई बहुत ज्यादा दुख के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अच्छे लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उसने दोहराया कि सुनीता की मौत सांप के काटने से हुई थी। ये स्पष्ट था। पुलिस ने भी इसे एक दुर्घटना माना है। इसलिए और हंगामा नहीं करना चाहिए। मृतक को शांति से जाने देना चाहिए। पूजा ने लोगों से अंतिम यात्रा जारी रखने का आग्रह किया, सुरेश की बातों को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन सुरेश वर्मा को अब किसी बात का डर नहीं था। जो भयानक सच्चाई उसे अभी अभी अपने छोटे भतीजे से पता चली थी, उसने उसे एक असाधारण शक्ति दे दी थी। वो हैरान पड़ोसियों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज स्पष्ट, दर्द भरी और दृढ़ थी। उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उसकी बहन की मौत दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि रमेश कुमार और पूजा शर्मा ने मिलकर उसकी हत्या की है। उसने अपने संदेह को बताया कि उन्होंने उसकी बहन को नींद की गोलियां देकर गहरी नींद में सुला दिया, फिर एक जहरीले सांप का इस्तेमाल करके उसे मार डाला और फिर अपराध को छिपाने के लिए एक नकली घटना स्थल बनाया। सुरेश के सीधे और भयानक आरोप ने पूरे अंतिम संस्कार को सदमे और गुस्से में डुबो दिया। लोग जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नींद की गोलियां देकर हत्या, जहरीले सांप का हथियार के रूप में इस्तेमाल, पति और उसकी चचेरी बहन के बीच साजिश। ये विवरण बहुत क्रूर, अमानवीय और सामान्य कल्पना से परे थे। रमेश कुमार और पूजा शर्मा के चेहरे पीले पड़ गए। वे और जोर से विरोध करने लगे, सुरेश को पागल और झूठा कहने लगे। जो दुख के कारण अपना दिमाग खो बैठा है, उन्होंने अपने परिवार के वफादार लोगों से समर्थन मांगने की कोशिश की और अंतिम यात्रा को तुरंत जारी रखने की मांग की। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की बातों पर ध्यान न देने को कहा। रमेश के कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। सुरेश को रास्ते से हटाने की कोशिश की। अंतिम संस्कार का दृश्य बेहद तनावपूर्ण और अराजक हो गया, जिसमें हाथापाई का खतरा था। लेकिन सुरेश वर्मा दृढ़ता से पीछे नहीं हटा। वह जोर से चिल्लाया, अंतिम संस्कार को हर कीमत पर रोकने की मांग की। उसने मामले की सूचना उच्च पुलिस अधिकारियों, जिला पुलिस या राज्य पुलिस को देने की मांग की। उसने अपनी बहन की मौत का असली कारण जानने के लिए पीड़िता के शरीर में नींद की गोलियों के सबूत खोजने के लिए तत्काल पोस्टमार्टम कराने की मांग की। उसने दावा किया कि उसके पास अपने गंभीर आरोपों के लिए आधार और गवाह हैं।
सुरेश की दृढ़ता, साहस और कुछ हद तक दुस्साहस, साथ ही उसके द्वारा बताए गए चौंकाने वाले और अविश्वसनीय विवरणों ने अंतिम संस्कार में मौजूद कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रमेश कुमार और पूजा शर्मा को गहरी शंका से देखा। इस जोड़े का तीव्र विरोध, कुछ हद तक घबराहट और चौंका देने वाला रवैया समझदार पर्यवेक्षकों की आंखों में संदेह को और बढ़ा रहा था। ठीक उसी समय जब स्थिति बेहद तनावपूर्ण और अराजक थी और ये पता नहीं था कि क्या होगा, जिला पुलिस की एक नीली बत्ती वाली गाड़ी गली के कोने से अचानक प्रकट हुई और पीड़िता के घर के गेट के सामने रुक गई। दरअसल जब सुरेश वर्मा पीछे के आंगन में धैर्यपूर्वक राहुल से पूछताछ कर रहा था, एक बुजुर्ग पड़ोसी जिसके सुरेश के परिवार से अच्छे संबंध थे और जिसे भी इस मामले में कई असामान्य और अस्पष्ट बातें लगी थीं, साथ ही रमेश और पूजा का रवैया भी अजीब लगा था, उसने चुपके से जिला पुलिस की हॉटलाइन पर फोन कर दिया था। उसने पूरी घटना अपने और सुरेश के संदेहों को बताया और उच्च पुलिस अधिकारियों से मामले की अधिक सावधानी से जांच करने का अनुरोध किया। गाड़ी से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, अपराध शाखा के प्रमुख और कुछ अन्य जांच अधिकारी उतरे, जो पुलिस चौकी और नागरिक की कॉल से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तुरंत गठित की गई एक विशेष टीम का हिस्सा थे। इंस्पेक्टर सिंह एक अनुभवी, निर्णायक और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, जो जटिल स्थितियों को संभालने में सक्षम थे। उन्हें सुनीता की मौत में असामान्य परिस्थितियों और मामले की फिर से जांच के अनुरोध के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए वो वास्तविक स्थिति को समझने के लिए व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर आए थे। जिला पुलिस बल, विशेष रूप से इंस्पेक्टर के समय पर पहुंचने से अंतिम संस्कार में मची अफरा-तफरी तुरंत शांत हो गई। लोग अपने आप चुप हो गए और उच्चतम प्राधिकारी के हस्तक्षेप और फैसले का इंतजार करने लगे। इंस्पेक्टर सिंह ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिस चौकी से एक त्वरित रिपोर्ट के माध्यम से स्थिति को जल्दी से समझ लिया और सीधे सुरेश वर्मा के आंसू भरे लेकिन दृढ़ और स्पष्ट आरोपों को सुना, जिसमें उसके संदेह और उसके द्वारा एकत्र किए गए प्रारंभिक सबूत शामिल थे। उन्होंने रमेश कुमार और पूजा शर्मा के रवैये को भी ध्यान से देखा और उनके पीले चेहरों पर स्पष्ट घबराहट और डर को आसानी से पहचान लिया, जब वे सीधे आरोपों और उच्च पुलिस अधिकारियों की अचानक उपस्थिति का सामना कर रहे थे। स्थिति का तुरंत आकलन करने के बाद ये देखते हुए कि मामले में बहुत सारे असामान्य संकेत थे जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से पीड़िता के सगे भाई द्वारा एक सुनियोजित हत्या की संभावना के बारे में मजबूत और आधारित आरोप, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक महत्वपूर्ण, समय पर और अधिकारपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से पूर्ण शांति और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि आपराधिक प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सुनीता देवी की मौत में कई संदिग्ध परिस्थितियां हैं जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। निष्पक्षता और पूर्णता सुनिश्चित करने और किसी भी अपराधी को बचने न देने के लिए जिला पुलिस की जांच एजेंसी ने अंतिम यात्रा को तुरंत रोकने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने फोरेंसिक जांच का आदेश दिया और सुनीता देवी के शव का पोस्टमार्टम करने का अनुरोध किया, ताकि मौत का सटीक कारण और संबंधित कारकों का पता लगाया जा सके। ये निर्णय जांच एजेंसी के अधिकार के आधार पर लिया गया था, जब आपराधिक अपराध के स्पष्ट संकेत थे और इसके लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। इंस्पेक्टर सिंह के इस निर्णायक फैसले ने रमेश कुमार और पूजा शर्मा पर ठंडे पानी की बौछार कर दी। अपराध को पीड़िता के ताबूत के साथ दफनाने की उनकी आखिरी उम्मीद धुएं में मिल गई। उन्होंने तीव्र विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि पुलिस चौकी ने उन्हें दफनाने की अनुमति दी थी और पोस्टमार्टम मृतक का अपमान है और स्थानीय रीति रिवाजों के खिलाफ है। लेकिन उनके सभी देर से और कुछ हद तक उन्मत्त विरोध उस इंस्पेक्टर की दृढ़ता और कानून के पालन के सामने व्यर्थ हो गए और वहां मौजूद अधिकांश लोगों का भी समर्थन था, जो भी चाहते थे कि सुनीता की मौत की सच्चाई पूरी तरह से सामने आए।
सुनीता देवी का ताबूत मातम के संगीत के साथ कब्रिस्तान ले जाने के बजाय सावधानीपूर्वक फोरेंसिक विभाग की एक विशेष गाड़ी में रखा गया और सीधे राज्य फोरेंसिक केंद्र भेज दिया गया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान, स्तब्ध और कुछ संदेह करने वाले राहत की सांस ले रहे थे। रमेश कुमार और पूजा शर्मा, जो सीधे तौर पर संबंधित थे और मुख्य संदिग्ध थे, को भी विस्तृत बयान लेने के लिए तुरंत जिला पुलिस मुख्यालय में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। सुनीता देवी की मौत की जांच, जो एक दुखद दुर्घटना के निष्कर्ष के साथ जल्दी से बंद हो गई थी, अब आधिकारिक तौर पर नए, नाटकीय और जटिल विवरणों के साथ फिर से खोल दी गई थी और फॉरेंसिक जांच का परिणाम एकमात्र उद्देश्यपूर्ण वैज्ञानिक तत्व जो झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई का दरवाजा खोलने, रिश्तेदारों के वेश में खून के प्यासे अपराधियों की क्रूर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अंतिम कुंजी इस्पात का सबूत होगा। कुछ दिनों बाद विशेष जांच दल और पीड़िता के परिवार के तनावपूर्ण इंतजार के बीच राज्य फोरेंसिक केंद्र से आधिकारिक फोरेंसिक रिपोर्ट जिला पुलिस को भेज दी गई। जांच के परिणाम सुरेश वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की अपेक्षाओं से बाहर नहीं थे और उन्होंने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जो उनके संदेहों से भी ज्यादा भयानक थी। पीड़िता सुनीता देवी के रक्त और आंतरिक अंगों के नमूनों के विश्लेषण ने निश्चित रूप से पुष्टि की कि मौत का सीधा कारण कराइत सांप के जहर से तीव्र विषाक्तता थी। पीड़िता के शरीर में न्यूरोटॉक्सिक जहर की सांद्रता बहुत अधिक थी, जो श्वसन मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनने और थोड़े समय में तेजी से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। टखने पर काटने के निशान को भी विशेषज्ञों ने करैत सांप के दांतों से होने की सटीक पुष्टि की। यहां तक पीड़िता के सांप के काटने की कहानी पूरी तरह से सही लग रही थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात, जिसने अपराधियों के पूरे परिष्कृत नाटक का पर्दाफाश कर दिया, वो पीड़िता के पेट के तरल पदार्थ और रक्त में समानांतर रूप से किए गए विष विज्ञान परीक्षण के परिणाम में थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सुनीता के शरीर में एक और रसायन की उपस्थिति का पता लगाया, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थी। ये ज़ोपीडैम था, एक नई पीढ़ी की नींद की गोली जिसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिसे डॉक्टर आमतौर पर गंभीर अनिद्रा के मामलों में लिखते हैं और ये केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जाती है। सुनीता के शरीर में ज़ोपीडैम की सांद्रता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी, जो गहरी बेहोशी, चेतना का पूर्ण नुकसान और कई घंटों तक सभी प्राकृतिक सजगता को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। पीड़िता के शरीर में एक साथ घातक करैत सांप के जहर और गहरी बेहोशी पैदा करने वाली ज़ोपीडैम की नींद की गोली की भारी खुराक की उपस्थिति ने एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश की। एक निर्विवाद अपराध की पटकथा। यह संभव नहीं था कि सुनीता ने खुद इतनी बड़ी मात्रा में नींद की गोली ली हो कि वो बेहोश हो जाए और फिर संयोग से एक करैत सांप आकर उसे काट ले जब उसे कुछ भी पता ना हो। ये निश्चित रूप से एक सुनियोजित हत्या थी, जिसकी गणना बहुत ही परिष्कृत और क्रूर तरीके से की गई थी। पीड़िता को जानबूझकर नींद की गोलियों की भारी खुराक दी गई थी ताकि उसे ऐसी स्थिति में लाया जा सके जहां वह विरोध न कर सके, चिल्ला न सके या खतरे को महसूस न कर सके। फिर जब पीड़िता पूरी तरह से असहाय थी, तो अपराधी ने जानबूझकर जहरीले करैत सांप का इस्तेमाल करके हमला किया, जिससे जहर से मौत हो गई और साथ ही सोते समय सांप के काटने से हुई एक दर्दनाक दुर्घटना का एक आदर्श नकली घटनास्थल बनाया। फॉरेंसिक जांच का निष्कर्ष इस्पात का सबूत बन गया, एक उद्देश्यपूर्ण वैज्ञानिक आवाज जिसे खारिज नहीं किया जा सकता था, जिसने अपराधियों की पूरी क्रूर और चालाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मामला आधिकारिक तौर पर हत्या के लिए दर्ज किया गया और दो मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि रमेश कुमार और पूजा शर्मा थे। इस दोषी जोड़े को अपना अपराध कबूल करने के लिए दिमागी लड़ाई शुरू होने वाली थी। राज्य फोरेंसिक केंद्र से आधिकारिक फोरेंसिक रिपोर्ट जिला पुलिस को एक बिजली के झटके की तरह मिली, जिसने आधिकारिक तौर पर सबसे काले संदेहों की पुष्टि की।
पीड़िता सुनीता देवी के शरीर में एक साथ घातक करईत सांप के जहर और गहरी बेहोशी पैदा करने वाली ज़ोपीडेम नींद की गोली की भारी खुराक की उपस्थिति ने कोई संदेह नहीं छोड़ा। ये एक दुर्लभ दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत परिष्कृत, क्रूर और अमानवीय रूप से गणना की गई हत्या थी। मामला तुरंत हत्या के लिए दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के सीधे निर्देशन में विशेष जांच दल का सारा ध्यान अब 2 मुख्य संदिग्धों से बयान लेने पर केंद्रित था, जो लोग जिला पुलिस मुख्यालय में हिरासत में थे। पति रमेश कुमार और उसकी चचेरी बहन पूजा शर्मा। रमेश और पूजा दोनों, जिन्हें अंतिम संस्कार के दिन से जांच के लिए हिरासत में लिया गया था, शुरू में काफी अड़े रहे। वे अभी भी सांप के काटने से हुई दुर्घटना की कहानी पर अड़े हुए थे, लगातार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे। ये तर्क देते हुए कि पोस्टमार्टम अनावश्यक था और केवल परिवार के दुख को बढ़ाएगा। वे अभी भी अपने द्वारा बनाए गए आदर्श नकली घटनास्थल पर भरोसा कर रहे थे, ये विश्वास करते हुए कि कोई भी अंदर छिपे भयानक रहस्य का पता नहीं लगा सकता। रमेश कुमार अभी भी एक दुखी, टूटे हुए पति की भूमिका निभाता रहा। कभी कभी सिसकियां भरता और अपनी पत्नी के शव को जल्द से जल्द प्राप्त करने का अनुरोध करता, ताकि वो अंतिम संस्कार ठीक से कर सके। उनकी शुरुआती जिद और आत्मविश्वास ने जांचकर्ताओं के लिए शुरुआती पूछताछ में काफी मुश्किलें पैदा की। हालांकि उस मनोवैज्ञानिक रक्षा की दीवार पूरी तरह से ढह गई जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने दोनों संदिग्धों को आधिकारिक फॉरेंसिक जांच के परिणाम बताने का फैसला किया। नींद की गोलियों की भारी खुराक की उपस्थिति के ठंडे, अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों का सामना करते हुए एक ऐसी दवा जो पीड़िता के शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हो सकती थी, रमेश और पूजा दोनों अपना प्रारंभिक संयम नहीं रख सके। मनोवैज्ञानिक पतन सबसे पहले पूजा शर्मा के साथ हुआ, जो एक महिला होने के नाते और हथियार प्रदान करने और सबूत मिटाने में एक सह अपराधी की भूमिका निभाने के कारण, हालांकि प्रारंभिक योजना एक नकली घटनास्थल बनाना था। पूजा का मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से रमेश की तुलना में कमजोर और अधिक संवेदनशील था। जब महिला जांचकर्ताओं ने कुशल मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, संगठित और सुनियोजित हत्या के गंभीर कानूनी परिणामों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया और साथ ही अपने प्रेमी द्वारा सभी दोषों से बचने और अकेले सबसे भारी सजा भुगतने के डर की मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया, तो पूजा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी शुरुआती जिद पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह अत्यधिक घबराहट और डर ने ले ली। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार ये बनावटी आंसू नहीं थे, बल्कि डर, निराशा और गुस्से के असली आंसू थे। हालांकि साजिश और अपनी भूमिका के बारे में पूरी सच्चाई कबूल करने के बजाय पूजा ने अपने प्रेमी रमेश कुमार पर सारा दोष मढ़कर खुद को बचाने का रास्ता चुना। उसने सिसकते हुए कबूल किया कि उसके पति की मृत्यु के बाद से उसके चचेरे भाई रमेश कुमार के साथ उसके अवैध संबंध थे, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि सुनीता देवी की हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का काम पूरी तरह से रमेश ने अकेले किया था और उसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया था। पूजा ने रमेश को एक तानाशाह, क्रूर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जो लंबे समय से अपनी पत्नी से तंग आ चुका था और पूजा के साथ आजादी से रहने के लिए सुनीता के नाम पर मौजूद सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। पूजा ने दावा किया कि रमेश ने ही किसी तरह नींद की गोलियां खरीदी थीं और उस घातक रात को अपनी पत्नी को पिलाई थीं। फिर रमेश ने उसे फोन किया, भावनाओं और धमकियों का इस्तेमाल करके उसे अपने घर से जहरीला करैत सांप लाने के लिए मजबूर किया। पूजा ने कहा कि उसने केवल रमेश के निर्देशों का पालन किया, घबराहट और डर की स्थिति में विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि रमेश उसे और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। पूजा ने यहां तक कि बेशर्मी से यह भी दावा किया कि रमेश ने ही सीधे सांप को बेहोश पड़ी सुनीता के पैर में कटवाया था, जबकि वो बहुत ज्यादा डर के कारण दूर से ही देखती रही और इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हुई। पूजा के बयान ने उसे एक सक्रिय सह अपराधी से एक मजबूर पीड़िता, एक कमजोर, असहाय महिला में बदलने की कोशिश की, जो एक दुष्ट, चालाक प्रेमी द्वारा अपराध के जाल में फंस गई थी।
उसे उम्मीद थी कि सारा दोष रमेश पर मढ़ने से उसे कानून से नरमी मिलेगी। इस बीच दूसरे पूछताछ कक्ष में रमेश कुमार शुरू में काफी अड़ा और जिद्दी बना रहा। उसने आखिरी तर्कों पर टिके रहने की कोशिश की। ये तर्क देते हुए कि उसकी पत्नी के शरीर में नींद की गोलियों का मिलना एक संयोग था। हो सकता है कि सुनीता ने नींद न आने के कारण खुद ही गोलियां ली हों और किसी को न बताया हो। लेकिन जब इंस्पेक्टर सिंह के निर्देशन में जांचकर्ताओं ने रहस्यमय तरीके से बताया कि पूजा शर्मा ने पूरी सच्चाई कबूल करना शुरू कर दिया है और सारा दोष और मुख्य साजिशकर्ता की जिम्मेदारी उस पर डाल रही है, तो रमेश की जिद भी जल्द ही टूट गई। जिस प्रेमिका पर वो पूरा भरोसा करता था, जिसने उसके साथ अपराध किया था, उसने उसे बेरहमी से धोखा दिया था और अब उसे अकेले ही उस भयानक अपराध और सबसे कठोर सजा का सामना करने का खतरा था। रमेश अब और शांत नहीं रह सका। वो गुस्से में भड़क गया। पूजा को धोखेबाज और नमक हराम कहने लगा और फिर गुस्से और डर में रमेश ने भी कबूल करना शुरू कर दिया, लेकिन पूजा के बयान के बिल्कुल विपरीत। उसने अपनी चचेरी बहन पूजा शर्मा के साथ अवैध संबंध स्वीकार किए, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि इस पूरी हत्या की साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड पूजा थी। वो नहीं, उसने बताया कि पूजा ने ही अपने चंचल स्वभाव, पैसे की लालच और छिपी हुई क्रूरता के साथ अपने पति की मृत्यु के बाद उसे लगातार लुभाया और बहकाया था। पूजा ने ही उसे अपनी पत्नी सुनीता देवी से छुटकारा पाने का तरीका खोजने के लिए उकसाया था, ताकि वे दोनों आजादी से एक साथ रह सकें और सुनीता के नाम पर मौजूद संपत्ति पर कब्जा कर सकें। पूजा लगातार सुनीता को एक गंवार बूढ़ी औरत कहकर उसका मजाक उड़ाती थी, जो रमेश जैसे सुंदर आदमी के लायक नहीं थी, और एक अमीर खुशहाल जीवन का सपना दिखाती थी अगर रमेश उस बाधा को हटाने की हिम्मत करे। रमेश ने खुद को एक कमजोर आदमी के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जो एक दुष्ट महिला के आकर्षण और लगातार मीठी बातों और दबाव के कारण अंधा हो गया था और अपनी समझ खो बैठा था। उसने दावा किया कि शुरू में वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा अनैतिक काम करने में बहुत झिझक रहा था, लेकिन पूजा के घातक आकर्षण, बढ़ते दबाव और अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो उनके अवैध संबंधों को सार्वजनिक करने की धमकियों के सामने वो धीरे धीरे झुक गया और उसके हाथों की कठपुतली बन गया। रमेश ने स्वीकार किया कि पूजा के विस्तृत निर्देशों के अनुसार उसने ही जोपिडम की नींद की गोलियां खरीदी थीं। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने ही सीधे दवा को संतरे के जूस में मिलाकर उस घातक रात को अपनी पत्नी को पीने के लिए दिया था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि जहरीले सांप को लाने और सीधे अपराध करने का काम पूरी तरह से पूजा ने अकेले किया था। उसने दावा किया कि सुनीता के गहरी नींद में सो जाने के बाद पूजा खुद एक काले कपड़े के थैले में करईत सांप लेकर उसके घर आई थी। पूजा ने ही सांपों के बारे में अपनी जानकारी और ठंडे स्वभाव के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के जहरीले सांप को थैले से बाहर निकाला और शांति से उसे बिस्तर पर निश्चल पड़ी सुनीता के पैर में कटवाया। उसने दावा किया कि उस समय वो केवल दूर से देख रहा था। अपनी प्रेमिका की क्रूरता से डर और घृणा के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे रोकने या इसमें शामिल होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। उसने सबसे बर्बर कृत्य की सारी जिम्मेदारी पूजा पर डालने की कोशिश की, खुद को एक निष्क्रिय साथी के रूप में चित्रित किया, जिसे एक दुष्ट महिला ने शुरू से अंत तक उकसाया और नियंत्रित किया। इस प्रकार रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों के बयानों ने अपराध, नींद की गोलियों और जहरीले सांप से हत्या की साजिश को स्वीकार किया, लेकिन वे मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका, योजना के आरंभकर्ता और निर्णायक कार्य करने वाले व्यक्ति यानी जहरीले सांप से पीड़िता पर हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से विपरीत और गंभीर रूप से विरोधाभासी थे। दोनों ने एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की, खुद के लिए सबसे अनुकूल तस्वीर बनाने की कोशिश की, ताकि उन्हें कानून से नरमी मिल सके। उस दोषी प्रेमी जोड़े के बीच विश्वासघात, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई अपने सबसे नग्न रूप में सामने आ गई। इस विरोधाभासी और एक दूसरे पर दोष मढ़ने वाले बयानों का सामना करते हुए
जांच दल समझ गया कि मामले को समाप्त करने के लिए केवल 2 अपराधियों के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और अपराध की गंभीरता को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए और अधिक वस्तुनिष्ठ भौतिक सबूतों की आवश्यकता थी। विशेष रूप से यह स्पष्ट करना था कि असली मास्टरमाइंड कौन था और किसने सीधे तौर पर अपराध को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फैसला किया कि संबंधित सबूतों को खोजने और मामले की फाइल को मजबूत करने के लिए रमेश कुमार के आवास यानी अपराध स्थल और पूजा शर्मा के अलग आवास की तत्काल तलाशी लेना आवश्यक है। तत्काल तलाशी का वारंट जिला लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा तुरंत मंजूर कर लिया गया। 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम पीड़िता सुनीता देवी और रमेश कुमार के घर की अधिक गहन तलाशी के लिए वापस गई, जो रमेश के व्यक्तिगत सामान को छिपाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित थी। दूसरी टीम बगल के गांव में गई, जहां पूजा शर्मा रहती थी, उस विधवा महिला के घर और आसपास के क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए। अंतिम सबूतों की तलाश, अपराध की तस्वीर को पूरा करने के लिए फेलनदिन टुकड़ों को खोजने का काम तत्काल और सावधानी पूर्वक शुरू किया गया। रमेश कुमार और पूजा शर्मा के विरोधाभासी और एक दूसरे पर दोष मढ़ने वाले बयानों के सामने जिला पुलिस की विशेष जांच टीम समझ गई कि कानून की गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और अपराध की गंभीरता को सटीक रूप से निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों ने हत्या की साजिश स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये स्पष्ट करना कि मास्टरमाइंड कौन था और किसने सीधे तौर पर निर्णायक कार्य किया था, बाद में सजा की अवधि को बहुत प्रभावित करेगा। इसलिए मामले की फाइल को मजबूत करने के लिए और अधिक वस्तुनिष्ठ भौतिक सबूतों की तलाश की उम्मीद में दोनों संदिग्धों के आवासों की तत्काल तलाशी का आदेश तुरंत लागू किया गया। 2 टीमों को एक साथ कार्य करने के लिए विभाजित किया गया था। पहली टीम पीड़िता सुनीता देवी और रमेश कुमार के घर लौटी, जो अपराध स्थल और मुख्य संदिग्ध का निवास दोनों था। इस बार की तलाशी में फॉरेंसिक अधिकारियों का एक स्पष्ट दिशा निर्देश था, जो रमेश कुमार के व्यक्तिगत सामान को छिपाने वाले क्षेत्रों की गहन तलाशी पर केंद्रित था। विशेष रूप से कपड़ों की अलमारी, काम की मेज के दराज, वे स्थान जहां छोटे गुप्त सबूत छिपाए जा सकते थे, और उन्हें एक महत्वपूर्ण सबूत, एक मूक लेकिन शक्तिशाली आरोप लगाने वाला सबूत खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। रमेश कुमार की व्यक्तिगत कपड़ों की अलमारी के सबसे निचले दराज में पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे सावधानी से छिपा हुआ। जांचकर्ताओं ने नींद की गोलियों का एक पत्ता खोजा। ये ठीक वही ज़ोपिडैम 10 मिलीग्राम की गोली थी जो पीड़िता के शरीर में पाए गए सक्रिय संघटक से मेल खाती थी। गोली का पत्ता काफी नया लग रहा था, जिसकी समाप्ति तिथि अभी भी दूर थी, लेकिन उस पर ठीक 5 खाली जगहें थीं, जो 5 गोलियों के उपयोग के लिए पत्ते से निकाली गई थीं। ये 5 10 मिलीग्राम की ज़ोपिडैम गोलियों की संख्या फोरेंसिक जांच के परिणाम के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी, जिसमें सुनीता देवी के पेट और रक्त में लगभग 50 मिलीग्राम की बहुत बड़ी खुराक पाई गई थी। ये खुराक गहरी और लंबी बेहोशी पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। रमेश कुमार के व्यक्तिगत निवास पर खोई हुई गोलियों की सटीक संख्या के साथ सबूत के तौर पर नींद की गोलियों का पत्ता मिलना एक अत्यंत शक्तिशाली भौतिक सबूत था। ये सीधे तौर पर रमेश की अपनी पत्नी को जहर देने के लिए नींद की गोलियों की तैयारी और उपयोग में भूमिका की ओर इशारा करता था। साथ ही ये पूजा शर्मा के इस बयान को पूरी तरह से खारिज करता था कि वो पीड़िता को बेहोश करने में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। इस बीच दूसरी टीम ने बगल के गांव में पूजा शर्मा के आवास की तलाशी ली। इस विधवा महिला का घर काफी साधारण था, एक छोटी सी गली में छिपा हुआ था, जिसमें संपत्ति या सामान के मामले में कुछ भी खास नहीं था। घर के अंदर की शुरुआती तलाशी से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिला। हालांकि जब जासूसों ने घर के पीछे के काफी बड़े और घने बगीचे में तलाशी का दायरा बढ़ाया, तो उन्होंने एक भयानक रहस्य खोजा, जिसने इस महिला के चरित्र और विचित्र शौक का एक हिस्सा उजागर किया। जंगली पौधों के एक घने झुरमुट के पीछे सावधानी से छिपा हुआ और पुरानी टिन की चादरों से लापरवाही से ढका हुआ
B40 स्टील की जाली और सीमेंट से बना एक छोटा सा बाड़ा था। उस बाड़े के अंदर मुर्गी, बत्तख या सामान्य मवेशी नहीं थे जिन्हें ग्रामीण आमतौर पर पालते हैं, बल्कि दर्जनों लोहे और कांच के पिंजरे थे। बड़े और छोटे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और हर पिंजरे के अंदर विभिन्न प्रकार के सांप रेंग रहे थे और कुंडलित थे। कुछ हानि रहित पानी के सांप थे जिन्हें आमतौर पर मांस या शराब में भिगोने के लिए पाला जाता था। लेकिन ज्यादा डरावना ये था कि कई अत्यंत जहरीले सांप भी मौजूद थे जो अपनी जानलेवा क्षमता के लिए जाने जाते थे, जैसे कि किंग कोबरा, लाल पूंछ वाले वाइपर, और विशेष रूप से एक अलग पिंजरे का क्षेत्र था जिसमें कई काले और सफेद धारी वाले करईत सांप पाले जा रहे थे, उसी प्रजाति के सांप जो हत्या के घटनास्थल पर पाए गए थे। इस खोज ने टीम के सभी सदस्यों को स्तब्ध और भयभीत कर दिया। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि पूजा शर्मा, एक सामान्य दिखने वाली विधवा महिला, का इतना विचित्र और अत्यंत खतरनाक शौक होगा कि वो अपने घर में एक रिहायशी इलाके में दर्जनों जहरीले सांप पालेगी। ये न केवल ये दर्शाता था कि पूजा को अपराध के हथियार करैत सांप के बारे में गहरा ज्ञान था और उस तक पहुंचना बहुत आसान था, बल्कि यह उसके चरित्र के एक हिस्से को भी उजागर करता था जो कुछ हद तक लापरवाह, खतरे की परवाह न करने वाला और यहां तक कि खून का प्यासा भी था। यह पूरी तरह से इस परिकल्पना के अनुरूप था कि पूजा ने हत्या के उपकरण प्रदान करने में एक सक्रिय, पहल करने वाली भूमिका निभाई थी, न कि केवल मजबूर किया गया था जैसा कि उसने अपने बयान में कहा था। लेकिन सबसे निर्णायक सबूत, वो सबूत जिसने अपराध की साजिश और उस अवैध जोड़े के घनिष्ठ सहयोग के अंतिम पर्दे को उठा दिया, एक अलग क्षेत्र से आया, सूचना प्रौद्योगिकी। तलाशी के दौरान मामले के लिए बुलाए गए राज्य पुलिस के फोरेंसिक विभाग के उच्च तकनीकी विशेषज्ञों ने रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन जब्त कर लिए। हालांकि दोनों ने अपराध को छिपाने के प्रयास में हाल की कॉल हिस्ट्री और संदेशों को हटाने की कोशिश की थी ताकि संपर्क टूट जाए। लेकिन ये कार्रवाई विशेषज्ञों की नजरों से नहीं बच सकी। आधुनिक तकनीकी और पेशेवर उपायों का उपयोग करके तकनीकी टीम दोनों फोन पर हटाए गए डेटा का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त करने में सफल रही। विशेष रूप से रमेश और पूजा के बीच व्हाट्सएप एप्लीकेशन के माध्यम से आदान प्रदान किए गए संवाद के अंश, जो हत्या से कुछ दिन पहले और उसी रात के दौरान हुए थे। पुनर्प्राप्त किए गए संदेशों की सामग्री भले ही 100% पूर्ण न हो, लेकिन महत्वपूर्ण संवादों ने उनकी पूरी काली योजना और भूमिकाओं के स्पष्ट विभाजन का पर्दाफाश कर दिया। कुछ संदेशों में पूजा ने अधीरता दिखाई, रमेश को मजबूत होने और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए उकसाया, यह पूछते हुए कि वो कब तक इंतजार करेगा। कुछ संदेशों में रमेश ने पूजा को सूचित किया कि उसने सबसे शक्तिशाली नींद की गोलियां तैयार कर ली हैं और पूछा कि उसकी तरफ क्या स्थिति है। और सबसे भयानक उस घातक 12 मई की शाम को हुआ संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण संवाद था। रमेश ने पूजा को एक छोटा संदेश भेजा, आज रात। सब कुछ तैयार है। कुछ ही मिनटों बाद पूजा ने एक और भी ठंडे संदेश के साथ उत्तर दिया, ठीक है, संकेत का इंतजार है, मेरा पालतू तैयार है। पालतू एक रहस्यमय और भयावह शब्द जिसे उन्होंने अंतिम हत्या के हथियार जहरीले करैत सांप को संदर्भित करने के लिए आपस में तय किया था। ये संदेश जब समय के क्रम में एक साथ रखे गए तो कोई संदेह नहीं छोड़ा। ये स्पष्ट रूप से एक संगठित हत्या थी जिसमें दो अपराधियों के बीच एक योजना, सहमति और विशिष्ट भूमिकाओं का विभाजन था। रमेश, पति, पीड़िता को नींद की गोलियों से अक्षम करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। पूजा, चचेरी बहन और प्रेमिका, जिसके पास जहरीले सांपों का स्रोत और उनके बारे में ज्ञान था, हथियार प्रदान करेगी और अंतिम चरण में भाग लेगी, यानी पीड़िता पर जहरीले सांप से हमला करके एक नकली घटनास्थल बनाएगी। दोनों ने मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई। दोनों इस मामले में सक्रिय अपराधी थे। किसी को मजबूर नहीं किया गया था। कोई भी निष्क्रिय नहीं था। वे अपराध के एक दुष्ट जोड़े थे।
रमेश के घर पर मिले ज़ोपिडेम नींद की गोलियों के सबूत, पूजा के घर पर भयानक सांप पालने का बाड़ा और विशेष रूप से हत्या की योजना के बारे में आदान प्रदान किए गए निर्विवाद व्हाट्सएप संदेशों के सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त होने के साथ जिला पुलिस की विशेष जांच टीम के पास अब एक पूर्ण और वस्तुनिष्ठ इस्पात का सबूत था। रमेश कुमार और पूजा शर्मा के पहले के सभी झूठे बयान और एक दूसरे पर दोष मढ़ने के प्रयास व्यर्थ और हास्यास्पद हो गए। कानून का शिकंजा इस दोषी जोड़े पर हर तरफ से पूरी तरह से कस गया था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जांचकर्ताओं को एक बार फिर दोनों आरोपियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया। इस बार जब वे भौतिक और वैज्ञानिक सबूतों, गोली के पत्ते की तस्वीर, सांप के बाड़े की तस्वीर और व्हाट्सएप संदेशों के प्रिंटआउट का सामना कर रहे थे, तो रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों ने विरोध करने की सारी इच्छा खो दी। उन्होंने अब एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि केवल कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। उनके अंतिम कबूलनामे एक दूसरे से मेल खाते थे, जिसने पूरी साजिश और अपराध को अंजाम देने की प्रक्रिया की एक पूर्ण, विस्तृत और भयावह तस्वीर पेश की। मामले की जांच का ये चरण यहां एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचा। जिला पुलिस की जांच एजेंसी के पास अंतिम जांच रिपोर्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त ठोस आधार थे। उन्होंने रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें संगठित हत्या, सावधानी पूर्वक योजना, चालाक, क्रूर और नीच तरीकों से हत्या जैसे कई गंभीर कारक शामिल थे। मामले की फाइल जल्दी से उसी स्तर के लोक अभियोजक के कार्यालय को भेज दी गई, ताकि कानून के अनुसार मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। एक सबसे कठोर सजा जो उनके द्वारा किए गए अक्षम्य अपराध के अनुरूप हो, इस दोषी जोड़े का आगामी मुकदमे में इंतजार कर रही थी। पूछताछ और दोष सिद्धि के सबूतों की प्रणाली को मजबूती से स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला पुलिस की जांच एजेंसी ने रमेश कुमार और पूजा शर्मा द्वारा की गई भयानक हत्या के मामले की जांच का चरण आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। अंतिम जांच रिपोर्ट, पूरे मामले की फाइल और दोनों आरोपियों को अधिकार क्षेत्र के अनुसार मुकदमा चलाने की प्रक्रिया के लिए राज्य लोक अभियोजक के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की मजबूत फाइल के आधार पर, जिसमें दोनों आरोपियों के पूर्ण कबूलनामे, वैज्ञानिक फोरेंसिक जांच के परिणाम, नींद की गोलियों का पत्ता, जहरीले सांप पालने के बाड़े के सबूत और विशेष रूप से आपराधिक योजना का पर्दाफाश करने वाले व्हाट्सएप संदेशों की सामग्री जैसे महत्वपूर्ण सबूत शामिल थे। राज्य लोक अभियोजक के कार्यालय ने जल्दी से रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों पर हत्या के आरोप में राज्य की अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला किया। अभियोग पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये अपराध संगठित था, जिसमें दोनों आरोपियों के बीच एक योजना, सहमति और विशिष्ट भूमिकाओं का विभाजन था। साथ ही अभियोग पत्र में कई गंभीर परिस्थितियों पर भी जोर दिया गया, जैसे कि पहले से सोची समझी हत्या, चालाक, क्रूर और नीच तरीकों से अपराध करना, बेहोश करने के लिए दवा देना और फिर बेहोश पीड़िता पर जहरीले सांप से हमला करना और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जिसकी देखभाल और प्यार करने का उनका कर्तव्य था। पति द्वारा पत्नी की हत्या और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रमेश और पूजा दोनों को कानून की सबसे कठोर सजा का सामना करना पड़ा। मुकदमे की प्रतीक्षा में राज्य पुलिस की अस्थायी हिरासत में रहते हुए दोनों अपराधियों की मनस्थिति में जटिल बदलाव हुए। शुरुआती दोषारोपण और इनकार के चरण के बाद और फिर अकाट्य सबूतों का सामना करने पर पूरी तरह से टूटने के बाद, अब जब वे जानते थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें जल्द ही एक कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा, तो वे अत्यधिक घबराहट, डर और देर से आए पछताप में डूब गए। रमेश कुमार चुपचाप और कम बोलने वाला हो गया। उसका वजन काफी कम हो गया और वो अक्सर अपनी कोठरी के कोने में निश्चल बैठा रहता। पूजा शर्मा लगातार रोती और बिलखती रही, लगातार पछताप या दया की भीख मांगते हुए शब्द बुदबुदाती रही। कानून की सजा अभी नहीं आई थी, लेकिन विवेक की सजा और मौत या एक लंबी दर्दनाक जेल की सजा का डर उन्हें हर दिन सताने लगा था। हत्या की ये वारदात, जिसमें नींद की गोलियों और जहरीले सांप
दोनों का इस्तेमाल किया गया था और जो करीबी रिश्तों वाले लोगों के बीच हुई थी, ने न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। समाज ने इस दोषी जोड़े के अमानवीय कृत्य पर अत्यधिक रोष व्यक्त किया और साथ ही अदालत से एक कठोर और निष्पक्ष फैसले की उम्मीद की, ताकि अपराधियों को उचित सजा मिल सके और कानून का राज स्थापित हो सके। पीड़िता सुनीता देवी का परिवार, विशेष रूप से उसका भाई सुरेश वर्मा, जिसने बहादुरी से सच्चाई का पर्दाफाश किया था, भी न्याय के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ताकि उसकी अभागी बहन की आत्मा को कुछ शांति मिल सके। कानून के अनुसार तैयारी की अवधि के बाद राज्य की अदालत ने रमेश कुमार और पूजा शर्मा के मामले में सार्वजनिक रूप से पहली सुनवाई की तारीख तय की। इस मुकदमे ने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और प्रेस के सदस्य शामिल हुए। अदालत क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। मुकदमे के दिन राज्य की अदालत का सबसे बड़ा सुनवाई कक्ष खचाखच भरा हुआ था। पीड़ित परिवार के लिए आरक्षित सीटों पर सुरेश वर्मा के परिवार के दुख और दर्द से भरे चेहरे थे, जो सुनीता देवी की तस्वीर लेकर आए थे। बाहर सैकड़ों लोग लाउडस्पीकर प्रणाली के माध्यम से कार्यवाही का अनुसरण कर रहे थे। तनाव का माहौल था। दोनों आरोपी रमेश कुमार और पूजा शर्मा को भारी खामोशी और नफरत भरी नजरों के बीच सुनवाई कक्ष में लाया गया। उनकी वर्तमान दयनीय और हताश स्थिति उनके अपराध की शुरुआती कीमत का स्पष्ट प्रमाण थी। मुकदमा राज्य लोक अभियोजक के प्रतिनिधि द्वारा अभियोग पत्र पढ़ने के साथ शुरू हुआ। अभियोजक की तीखी और स्पष्ट आवाज गूंज उठी, जिसने दोनों आरोपियों की पूरी आपराधिक साजिश और क्रूर अपराध के घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। अवैध संबंध, संगठित हत्या की योजना, बेहोश करने की चाल, बेहोश पीड़िता पर जहरीले सांप से हमला करना और एक नकली घटनास्थल बनाना, हर विवरण को व्यवस्थित और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया गया। अकाट्य सबूतों के आधार पर पूरा सुनवाई कक्ष इस जोड़े के अमानवीय अपराध पर गुस्से और घृणा में डूब गया। पूछताछ के दौरान जब उन्होंने विचारपीठ और अभियोजक के सवालों का सामना किया, तो रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों ने अब और झूठ नहीं बोला। इस्पात जैसे सबूतों और अपने अपराध के बोझ के सामने दोनों ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया था। अदालत में उनके बयान, हालांकि अभी भी कुछ हिचकिचाहट और कांप के साथ थे, ने मामले की पूरी भयानक तस्वीर को फिर से जोड़ दिया। दोनों ने अपने आपराधिक कृत्यों पर पश्चाताप और खेद व्यक्त किया, लेकिन उस देर से आए पश्चाताप से पीड़ित परिवार को हुए दर्द और समाज के गुस्से को शांत नहीं किया जा सकता था। अदालत में बहस ज्यादा लंबी नहीं चली। अभियोजक ने अपने अंतिम तर्क में एक बार फिर मामले की विशेष रूप से गंभीर, बर्बर और नीच प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने अपराध के निम्न उद्देश्य, नैतिक मूल्यों को रौंदने वाले व्यवहार और अत्यंत क्रूर और चालाक अपराध की विधि का विश्लेषण किया। अभियोजक ने पुष्टि की कि दोनों आरोपियों के कृत्यों ने विशेष रूप से गंभीर परिणाम दिए, मानवता को पूरी तरह से खो दिया और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने विचारपीठ से दोनों रमेश कुमार और पूजा शर्मा के लिए भारतीय दंड संहिता की उच्चतम सजा यानी मौत की सजा लागू करने का अनुरोध किया। दोनों आरोपियों के बचाव पक्ष के वकीलों ने केवल कुछ कम करने वाली परिस्थितियों का उल्लेख किया, जैसे कि आरोपियों ने ईमानदारी से कबूल किया, पछतावा दिखाया और अपराध करने से पहले उनका चरित्र अपेक्षाकृत अच्छा था। पूजा के वकील ने आरोपी की विधवा होने और अकेले बच्चे का पालन पोषण की परिस्थिति पर भी जोर दिया। हालांकि वकीलों ने खुद भी स्वीकार किया कि ये कम करने वाली परिस्थितियां उस भयानक अमानवीय अपराध की तुलना में बहुत छोटी थीं जो आरोपियों ने किया था। जब उन्हें अंतिम शब्द कहने का मौका मिला तो रमेश कुमार और पूजा शर्मा दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपते हुए मृतक की आत्मा से, पीड़ित परिवार से और समाज से देर से माफी मांगी। उन्होंने अपने द्वारा किए गए अपराध पर गहरा खेद व्यक्त किया और कानून की किसी भी सजा को स्वीकार करने की बात कही। दोनों अपराधियों के आंसू और दयनीय याचनाएं वहां मौजूद लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर सकीं। विचार विमर्श के बाद विचारपीठ सुनवाई कक्ष में वापस आया।
पूरा कक्ष अंतिम फैसले का इंतजार करते हुए चुप था। पीठासीन न्यायाधीश ने एक गंभीर और औपचारिक आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत ने माना कि आरोपी रमेश कुमार और पूजा शर्मा का अपराध विशेष रूप से गंभीर, संगठित, सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध, अत्यंत क्रूर, बर्बर और नीच तरीकों से किया गया था, जिसने मानवता को पूरी तरह से खो दिया, विशेष रूप से गंभीर परिणाम दिए और अक्षम्य था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत पीठासीन न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। विचार पीठ ने आरोपी रमेश कुमार को हत्या का दोषी ठहराने का फैसला किया है। सजाए मौत। रमेश के लिए मौत की सजा की घोषणा होते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसे गिरने से बचाने के लिए पुलिस को उसे कसकर पकड़ना पड़ा। पीठासीन न्यायाधीश ने आगे घोषणा की कि आरोपी पूजा शर्मा हत्या की दोषी है। सभी की निगाहें कांपती हुई पूजा पर टिक गईं। सजाए मौत। दूसरी मौत की सजा की घोषणा अंतिम न्याय के हथौड़े की तरह हुई, जिसने इस जोड़े के आपराधिक जीवन पर विराम लगा दिया। पूजा शर्मा एक चीख के साथ बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। नीचे पीड़ित परिवार फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू दर्द के थे और राहत के भी कि न्याय अंततः सबसे कठोर तरीके से किया गया था। बाहर खड़ी भीड़ भी निष्पक्ष फैसले पर खुशी के नारों में फूट पड़ी। मुकदमा समाप्त हुआ। रमेश कुमार को हताश अवस्था में पुलिस वैन में ले जाया गया। पूजा शर्मा को भी प्राथमिक उपचार के बाद ले जाया गया। मौत की सजा उनके भयानक अपराध, विश्वासघात, लालच और अमानवीय क्रूरता का उचित अंत था। मामला समाप्त हो गया। पीड़ित परिवार के लिए एक कभी न भरने वाला दर्द छोड़ गया, विशेष रूप से अनाथ बच्चे राहुल के लिए, और नैतिक पतन और गलत रिश्तों के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक महंगी सीख। अपराध न्याय हो चुका था, लेकिन इस मामले ने प्रियजनों और समुदाय के दिलों में जो घाव छोड़ा है, वो कभी भी पूरी तरह से नहीं भर पाएगा। आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। आप जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें, यही हमारी कामना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो कमेंट में लिखकर सबको जरूर सुनाएं। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।